हमें तो जान चुके हम लोग कुछ नहीं कर सकते टाइपिंग वाला सब How the sound produced by a vibrating object in a medium nature sphere. The sound produced by a vibrating object. The sound सर इसमें साउंड मेक्स लाइट स्पॉट टू डांस, इसमें लिखने का कुछ नहीं था ना, सिर्फ समझाना था and by a vibrating object. Vibrating object reaches our ear. Reaches our ear through sound waves. Through sound waves. वेव्स का मतलब आप समझते हो कि जैसे कोई भी चीज ऐसे ऐसे किया जाए तो वेव प्रोड्यूस होती है। तो हमने स्लिंकी में भी वेव की प्रोड्यूस की थी, तो दैट इज अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये वेव्स ही तो हैं। तो जो भी चीज अल्टरनेट मोड में हो, एक बार हाई प्रेशर जोन और एक बार लो प्रेशर जोन, तो ये साउंड वेव ही तो है। पानी में भी वेव उठती देखी है कि नहीं ऐसे, तो ये इसको साउंड वेव कहते हैं। इसको भी हम लोग और देखेंगे साउंड वेव क्या। लेकिन रियल थ्रू साउंड वेव्स विच ट्रेवल्स इन ए मीडियम विच, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो उससे वेव्स पैदा होती हैं। जब आपकी ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रही थी तो उससे वेव्स निकलेंगी कि नहीं, और वही वेव्स क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करेगी। बात समझ में आई कि नहीं। सो विच प्रोड्यूस कंप्रेशन। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर अगर मैं भी बोल रही हूँ तो पार्टिकल्स एक दूसरे को टकरा रहे, तो हमारी मैम बोलती है कि वो टकरा के वापस आ जाते अपनी प्लेस पे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, मतलब वो टक्कर मारेंगे और उधर नहीं रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। हाँ, ये एक तरीके का ऐसा कोलिजन है, एट ए डिस्टेंस कोलिजन। आपस में अगर वो टक्कर मारते तो यहाँ शोर बहुत होता। क्या आपको कुछ शोर सुनाई पड़ रहा है? तो दीज आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपस में नहीं टकरा सकते, तो एटम हमेशा एट ए डिस्टेंस कोलिजन करते हैं। तो वो वहाँ तक गए और फिर जब वहाँ कंजेशन हो गया तो फिर लौट आए। इस तरीके से तो पार्टिकल वहीं ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन इस माध्यम से क्या होता है, वो अपनी वेव्स आगे बढ़ाते थे। एनर्जी तो आगे बढ़ती जाएगी कि नहीं। सर जैसे मैग्नेट को पास लाते हैं, अगर सेम पोल्स को तो पीछे से जाते हैं, हाँ। इस टाइप से। तुम अगर जैसे पुलिस वाला कुंभ के मेले में भीड़ को धक्का दे, तो वो जो पुश है वो तुम देखोगे आगे बढ़ता जाएगा। मैं एक बार स्लिंकी को करूंगा तो वो कंप्रेशन आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या स्लिंकी भी आगे बढ़ती जाएगी? स्लिंकी तो मेरे ही हाथ में है ना, जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो स्लिंकी नहीं बढ़ती। एक बार अगर आपने रिपल बनाया तो वो कंप्रेशन धीरे 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 दूसरे एंड तक तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा। तो एनर्जी तुम्हारे हाथ में, हाँ आ गया, झटका लगेगा, लेकिन वो पार्टिकल तो वापस आ गया ना। तो वैसा ही पार्टिकल जो एयर के हैं वो भी स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं। तो वो एनर्जी को तो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। सो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। So sounds which produce compression and rarefaction, which moves to our ear, which moves to our ear through medium. कैसे मूव करता है? Through medium. मीडियम के माध्यम से मूव करता है। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। इसे साक्षी मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है? शायद पता है मुझे। बोलो। It needs medium to travel. Yes, it is called mechanical wave because it needs medium to travel. That's why it is called mechanical wave. Now,
बॉयज की कॉपी नहीं आई है ट्यूसडे टेस्ट की, जमा करो। लाइन नए नंबर चिपका दिए। सर यही थे जब वो फट गया था। नया पेज नंबर वही है। वही है नंबर। ये सर इतने ही थे। साइन करा दिया। चलो, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? सो मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? Are the waves which needs a medium to travel, medium to travel, उसे क्या कहेंगे? These generate pressure in a medium. जब ये वेव्स चलती हैं तो क्या करती हैं मीडियम में? प्रेशर क्रिएट करती है। साउंड की वजह से भी तो हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। साउंड कैसा है बताइए कि मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स व्हिच नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, दीस क्रिएट्स प्रेशर। प्रेशर एक तरीके का फोर्स अपॉन एरिया होता है, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जहां है वहां मैकेनिकल चीज है, उसी से तो इंस्ट्रूमेंट सब चलते हैं, नहीं? तो दिस क्रिएट्स प्रेशर इन अ मीडियम। साउंड वेव needs a medium to travel, so it is, इसलिए इसे क्या कहेंगे? It is called mechanical wave। जैसे अगर मान लें ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट कर रहा है तो इसके वाइब्रेशन से यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या होगा? इस तरीके से हम देखेंगे कि पार्टिकल्स हैं तो कंप्रेशन एंड एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होंगे। तो कई पार्टिकल कंजेस्टेड होंगे और कई पार्टिकल डाइलेटेड होंगे, दूर, तो ये दूर है। और कहीं क्या होंगे? आस-पास। अगर ये 2 बार ये ऐसे हुआ तो 2 रिपीट पैदा कर दिए, तो इसको ऐसे शो करेंगे। That is called thrust, corresponding to जहाँ कंप्रेशन हुआ है। तो कंप्रेशन क्या है बताइए? High density region where the particles are congested, that region is known as compression. So particles are closer या air density high होती है, ठीक है? अब प्रेशर भी कैसा होगा? Is more। और जबकि रेयर फ्रैक्शन क्या होगा? तो लो डेंसिटी रीजन एंड लो प्रेशर। तो फिर इसे क्या कहेंगे? ट्रफ। तो ये चीज ट्रफ है। जो रेयर फ्रैक्शन है वो किसको करस्पॉन्ड करता है? क्योंकि इतना बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको सिंबलाइज ऐसे कर लेते हैं। अब कौन डॉट लगाए? ऊपर नीचे का मतलब है जैसे हमने किसी में ऐसे किया तो हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पर है? जब पार्टिकल हाईएस्ट ऊपर है तो क्या उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? और लोवेस्ट में जब डिप या वेल पे आ जाए तो इसी तरीके से मतलब कंप्रेशन जो क्रेस्ट है corresponds to compression and trough corresponds to rarefaction. So what is, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब लिखो कंप्रेशन क्या होता है?
So the region where particles, जो एयर पार्टिकल्स कैसे हो बताइए, आर कंजेस्टेड यानी क्लोजर, कंजेस्टेड हो या क्लोजर हो, इज कॉल्ड कंप्रेशन। सर वो छोटे वाला कोई भी टेस्ट चेक हो। आधे हुए लेकिन मैं लेके नहीं आया, मैं कहा कल सारे ही दे देंगे। समझ आई बात कि नहीं? तुम्हारे साथ के साथ थ्योरम सही है। सर वो जल्दी तो द रीजन व्हिच आर कंजेस्टेड इज कॉल्ड कंप्रेशन, उसे कंप्रेशन कहेंगे। Where air particles are congested, it's called compression. This is high pressure zone. ये कैसा है? High pressure zone होता है। And air density, भाई जब जहाँ ज्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे वहाँ डेंसिटी हाई नहीं होगी। Air density is more. It corresponds to अमितेश, सही कहते हो। कंप्रेशन तो क्रस्ट है ना। हाँ कोई बात नहीं, बोला तो उन्होंने, तो ऐसे नहीं है, दूसरे को डिमोरलाइज मत करो। अगर वो कह दें इट करस्पॉन्ड्स टू दिल्ली तो भी ठीक है, बोलना बड़ी बात है। ये नहीं होता है कि क्रस्ट बोला कि तरफ, अभी उस लेवल तक आएगा तो सही भी बोलेगा एक दिन। इतनी बात सही है। अब नाउ रेयर फ्रैक्शन की ऊपर को देखते हुए आना पूरी डेफिनेशन बताओ। Sir, the reason where air particles The region where air particles are not so close are loosely ठीक है और वाइडर अपार्ट निकलो, चलो loosely packed. हाँ, is ठीक है, called rarefaction. is called rarefaction. The lower pressure zone It is lower pressure zone and air density is less. is, और बोलिए, It corresponds to trough. trough. Okay, now जो पार्टिकल है, पार्टिकल कहीं का भी, मान लो जैसे तुम यहाँ ऊपर नीचे कर रहे हो तो पार्टिकल जाएगा। सो द पॉइंट where the displacement is highest and positive is called crest. आप किसी रस्सी को लेकर, मान लीजिए ऐसे ले लो रस्सी, और रस्सी को लेकर हिलाते रहिए तेजी से, ऑसिलेट करेगी, समझ में आई बात कि नहीं? तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूं तो इसकी वजह से क्या होगा, एक वेव बनेगी कि नहीं, कि दूसरे एंड पे अगर पकड़ेगा तो ऐसे ऐसे बनेगी। तो किसी भी पोजीशन पर ये क्या होगा कि वीडियो में हम दिखा देंगे कि दो एंड पे टॉर्च पकड़ी हो तो ऐसे ऐसे करो, एक बार करोगे तो वो रिपीट ऊपर से वहां तक जाएगी। सर ये एक्सरसाइज भी होती है सर, जिम में योग की सर, मैंने भी किया है। कबड्डी प्लेयर करते हैं। हाँ? नीचे वाली वेव है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि पार्टिकल का इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, एयर जैसा नहीं है, इसलिए बस सिंबलाइज्ड है, सिंबल है। जैसे आप अपने बुक में देखो तो उसको कैसे दिखाया गया है, पेज नंबर में ये देखो कि फिगर 12.8 देखो, तो फिगर 12.8 में क्या है कि इसको बनाना मुश्किल है, इसके लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया गया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ क्या है कि जरा इस बात को देखें, ये कौन सा पॉइंट है, क्रेस्ट, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाईएस्ट एंड पॉजिटिव। रस्सी को ऐसा होना चाहिए, Yes, sir. और रस्सी अपने मीन पोजीशन से ऊपर चली गई या उसका कोई पॉइंट और मैक्सिमम चली गई, वही पॉइंट तो क्रेस्ट है। वेयर द डिस्प्लेसमेंट क्या हो बताओ,
अगर आप ये देखें, मान लीजिए कि ये इसको पकड़ो, तो ये अगर मैं ऐसे करूं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कभी हाई हो रहा है कि नहीं? तो जहां हाईएस्ट है मीन ये है, मीन ये है, लेकिन कभी अपने पोजीशन से हाईएस्ट है। मैं यहाँ सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ, रिपल बन रहा है। यस सर। तो जहां डिस्प्लेसमेंट हाई है वो क्रेस्ट है, और जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट लो है, मिनिमम है, वहां क्या है? या फिर ये कह सकते हैं हाईएस्ट ऑन निगेटिव है और हाईएस्ट ऑन पॉजिटिव एंड। ये कैसा एंड है बताओ? प्लस है। जैसे वाई एक्सिस मानो यस सर। तो ये हो गया। बात समझ में आ गई? नेगेटिव। राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट यही हो गया कंप्रेशर या रिएक्शन। मतलब ये किसको करस्पॉन्ड करता है? ये हाँ, वो उसको एसोसिएट करता है। डेफिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। चलो अच्छा मुझे अभी इतना तो मुझे वो नहीं समझ आया। definition of crust and trough. Crust. The point, ऐसे मत करो। The point where which has maximum upward displacement, maximum upward displacement is called crest। बोलो बात समझ में आई? And the point which has maximum downward displacement, वही एक टॉपी है पूरे में घूम रही है। कितने की आती है ये? अब इनके हाथ में आ गई। सब लोग स्वाद ले रहे हैं इस टॉपी। अभी इनके मुंह में थी। सब लोग मतलब कितने सस्ते में काम चलाते हैं ये देखते हैं। भारत में लोग कितने अभी ठीक नहीं तो आप भाई पूरे क्लास में चल। The point which has maximum upward displacement is called crest। वो नहीं खा पाएगी और कौन खा पाएगा भाई? अब trough, the point which has maximum downward displacement। नहीं ये अच्छी बात है कि किसी चीज को ये सही तरीका है किसी को खाने से रोकने maximum downward displacement is called trough। नोट करो। हाँ अभी ठीक करते हैं। हो गया। What displace? ना डिफाइन वेव। लिखवा रहे हैं बे। अच्छा उसके बाद लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो अभी नहीं लिखना ना। भाई सर बाद में नहीं कर पाएंगे। बड़ी रह क्या फायदा? सर पहले सर ये जो सिंबल था ऊपर नीचे इसको बोलेंगे क्या? ये जो सिंबल बनाया था इसको बोलेंगे क्या? जो मतलब ऐसे करके बनाया इसको ये वेव है। नाउ Now
Define sound wave. देखो साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव, ठीक है, a kind of energy which produces sensation in our ears and moves in form of compression and rarefaction. यह propagate करती है from source to listener. कहाँ से? बोलने वाले से और सुनने वाले लिसनर तक ये किस तरीके से प्रोपेगेट करती है? So sound wave, so it is a kind of energy which produces Sensation in our ears. sensation in our ears. It propagates का मतलब समझते हो? व्युत्पन्न होती है. propagates यानी moves, है ना, ahead. उत्पन्न तो प्रोड्यूस होती है। व्युत्पन्न तो समझ में आता है ना? व्युत्पन्न, not उत्पन्न। चलो ठीक है. It propagates from source to and अच्छा मूव करते हैं। in form of compression, series of compression and rarefaction and reaches to listener. ये बात. अब हमारे पास 5 definitions हैं. So define compression, rarefaction, mechanical wave, non-mechanical wave. अरे ये कब आया? दो. सीधा उल्टा ही मैकेनिकल अरे Thrust, और क्या ऐसा? देखो बहुत हम आसानी से बता दें कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स व्हिच नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल The wave which does not need to travel आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल waves. क्रेस्ट क्या होते हैं? द मैक्सिमम, देखो द पॉइंट व्हिच हैज मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट is called crest. The point which has maximum downward displacement. 4 डेफिनेशन याद हुई? अच्छा, साउंड वेव क्या होती है? तो साउंड वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates a sensation in our ears. It propagates or moves ahead in form of compression and rarefaction from source and reaches to listener. अब कोई पूछे compression क्या है? The region where particles are congested, density is high, pressure is more, is called compression. The region where particles are wide apart, density is low, pressure is less, is called rarefaction. इससे ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, सब लॉजिक से लिखने वाला है. नॉन मैकेनिकल का मतलब है लाइट. अगर नॉन मैकेनिकल की कोई वो पूछी जाए एग्जांपल, तो लाइट को मीडियम चाहिए. क्या सन से अर्थ के बीच में मीडियम है कि खाली स्पेस है, वैक्यूम है? सर तो खाली आ जाती ना लाइट फिर भी. तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? द वेव्स, ठीक है, विच डज नॉट नीड. तो लाइट वेव किस तरीके की वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव. जहां तक बात लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल और लेटरल की है, वो अभी आगे बताया जाए, अभी हम नहीं दे रहे. लाइट वाला लाइट क्या है? क्या उसे मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. लाइट जैसे जनरेट होगी वो तो को स्पेस में दूर दूर के तारों से आ रही है, बीच में कहीं हवा नहीं है. ट्रैवल करने के लिए
उसको ट्रैवल करने के लिए बीच में कुछ नहीं है। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर सूरज है, आ जाती है और कहीं कुछ नहीं। उनके बीच में चलो सर ये वाला रहने देना, साउंड वेव्स। जिसकी कॉपी नहीं जमा हुई है ट्यूसडे वाली में जमा करो। हाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो बता देना। गर्मी लगे तो बता देना, टेम्परेचर कम कर देना। ये The wave which does not need a medium to travel. चलो स्टार्ट करो। इसमें एक बार बोला उसके बाद हटाएं? ये पहले भी दिखा चुके हैं ना। चलिए ओके नाउ स्टार्ट इट। इसमें कुछ देखने लायक नहीं, बंद करो कॉपी। बस एक सेकंड। तुम 1 सेकंड बोल के 2 सेकंड ले लेती हो बंद करने। Now, next question, page 163. Okay. सर मुझे तो भी रह गया। Okay. So explain how sound is produced in your bell. When the school bell is struck with hammer, जैसे स्कूल में बेल होती है और उसको हैमर से क्या किया जाता है? बीट किया जाता है। बीट किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हैमर से अगर इसमें साउंड प्रोड्यूस किया जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? दैट इज ए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं? हाँ। व्हेन स्कूल बेल किसी भी तरीके की हो सकती है, इलेक्ट्रिक बेल भी हो सकती है, उसमें भी एक हैमर होता है कि नहीं होता है? जब आता है इज स्ट्रक विद हैमर, तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। इट स्टार्ट्स, क्या इसमें वाइब्रेशन पैदा होने लगते हैं? वाइब्रेटिंग। नाउ द पार्टिकल विच कम्स इन कांटेक्ट विद बेल इट आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है उसके पास में क्या आ जाए, तुम ऐसे ऐसे हिलने लगो और तुम्हारे पास अगर भीड़ है तुमसे लगी हुई, जैसे बॉम्बे लोकल ट्रेन में, तो वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगे। आदमी अगर खुद ऐसे ऐसे आगे पीछे हिलने लगे तो उसके चारों तरफ के सब लोग हिलने लगेंगे। मालूम है कि नहीं? सो द पार्टिकल विच कम्स इन कांटेक्ट विद बेल आल्सो स्टार्ट्स। सर हैमर के बाद वो क्या लिखा है? हैमर है ना? हैमर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन
particles of air comes in contact with it, these particles take over energy, take energy, and also starts vibrating and moves in all direction. में भी यही होता है। हाँ, और ये जो वाइब्रेशंस है या उनमें जो एनर्जी है, क्या वो सिर्फ 9th C तक ही पहुंचेगी या सब तरफ पहुंच जाएगी, 9th B में भी पहुंच जाएगी? ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 9C के बाद 9B बोला। हाँ, ये मेरे को अलग लगेगा, मेरे को compression and rarefaction, ठीक है, and then teaches to us, ठीक है, in this way school will produce sound. Sensation लगभग सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है, थोड़ा बहुत फर्क है सब में एक ही वो है। फर्स्ट जैसे फर्स्ट चैप्टर में हर एक में बिकॉज दिस evaporates the water and evaporation causes cooling, evaporation causes cooling, evaporation causes cooling. अच्छा, second question, why sound waves are called mechanical waves? Because they were covered हुआ कि नहीं? But देखो, suppose you and your friend are on moon. Will you be able to hear any sound? Will you be able to hear any sound? Because sound is a mechanical wave and mechanical wave need to medium to travel and there is no medium. So बस Moon has no medium. So sound cannot travel there. So sound can not travel there. We cannot listen whatever our friend is saying. आवाज में नहीं मैं बोलूँगी वो खट चलो आगे देखते हैं जी। अब जरा देखें longitudinal waves. The waves, if the particle of wave oscillate I cannot listen. in the direction, ठीक है, if the particles of wave oscillate in the direction of propagation of wave, बात मत करो, then it is called, तब उसे क्या कहेंगे?
सर सर एक बार समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा। पार्टिकल्स ऑफ वेव नहीं मतलब आप लोग अनुप्रस्थ तरंगे तो समझते हो? सर कैसे देखेंगे? मैंने देखा तरंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जरा ये देखो कि समझ लें कि अगर मान लीजिए ये स्लिंकी है, ठीक है, और स्लिंकी के पार्टिकल पकड़ो उधर से। अब देखो मैं इसमें हमारे हाथ से एनर्जी अर्पिता तक भेज रहा हूँ, लेकिन तुम ये देखना कि बात मत करो। अभी उसके कल ही 2 नंबर आए हैं 7 में से, 7 थ्योरम में 2 सही कर पाए और तुम फिर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। वो आज कितना ध्यान से पढ़ रही हो, बात बात में उसको। चलो रखो यहाँ पास तक, जबकि सबसे कम में 3 से कम किसी के नहीं है, सिर्फ इसी के आए हैं। देखो तो इसके जो पार्टिकल हैं इधर ही इधर ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ ऑसिलेशन ऐसे ऐसे है, पार्टिकल कैसे हैं ऐसे, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे कहूँ या ऐसे ऐसे तो ये ट्रांसवर्सल है, एनर्जी उधर जा रही है और पार्टिकल कैसे कर रहे हैं। तो स्लिंकी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्सल आल्सो। समझो जरा, देखो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे अभी अलोंग आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे में इसे क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल। और अब अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाए, एनर्जी के जाने के परपेंडिकुलर आए, तो फिर उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। अभी समझ में आएगा, जरा फिर से देखो कि मान लीजिए कि साउंड आगे जाता है, तो जब साउंड आगे जाएगा, जहाँ धक्का दे रहे वहीं रहते हैं। धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक कॉलम लें, देख लो, और यहाँ पर एक हैंडल ले लें और इस हैंडल से ऐसे ऐसे करें, तो पार्टिकल को कंप्रेस करोगे और रिलीज, जैसे पिचकारी को ऐसे ऐसे करोगे आप, तो पार्टिकल पास आएंगे और दूर जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, क्या सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें पार्टिकल क्या ऊपर नीचे जाने की ऐसे ऐसे हो रहा है, सीधे सीधे जा रहे हैं। तो उनका एनर्जी का मूवमेंट किधर है बताओ। In the direction of ये प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो इधर जा रही है, पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे है, ऐसे है, तो क्या उसी के अलोंग है कि परपेंडिकुलर है, अलोंग है। अगर अलोंग हो, फिर से देखो, प्रोपगेशन मतलब जहाँ डायरेक्शन एनर्जी का, जैसे हमसे तुम तक एनर्जी जा रही है, और लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे होके तुम तक पहुँच रहे हैं। हमसे तुम तक जा रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऐसे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। समझ में आई बात की नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हमने जो बोला उसने पार्टिकल को धक्का दिया, अब वो धक्का पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तुम्हारे कान में भी ऐसे ही प्रोड्यूशन करेगा। तो इफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, देन सच वेव्स आर नोन एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। सो यहाँ देखो, और ये देखिए, और ये देखिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ। कभी तुमने पानी में पत्थर का टुकड़ा डाला है, पानी में डाला है, तो पानी में ये इस तरीके से रिपल बनेंगे। और आप ये देखो क्या पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तरंग ऐसे बनती है। अच्छा, कभी उसमें थर्माकोल डाला, वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है, वो किनारे। पानी में कंकड़ डाल दो तो रिपल्स जा रहे हैं, रिपल्स जाने का मतलब जो तुमने एनर्जी डाली, क्या वो किनारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उसमें तुम एक थर्माकोल का पीस डाल दोगे तो वो ऊपर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो ऐसे ऐसे रिपल्स मूव करे ना,
तो जब पानी की तरंगे ऐसे से जाएंगी, ये नहीं कि हर पार्टिकल किनारे पहुंच जाएगा, नदी साफ हो जाएगी, साफ अपना ही होती है। ऐसे तो एक आदमी एक कंकड़ डाल के नदी साफ कर, ऐसा थोड़ी होता। समझ आई बात कि नहीं? तो जो ऐसी वेव्स हैं कि मान लीजिए मैंने रस्सी ऐसे ऐसे करी, तो एनर्जी तो एकलव्य तक पहुंच गई, लेकिन उसके पार्टिकल ऊपर नीचे हुए कि वो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल वेव। समझ आई बात कि नहीं? ऊपर नीचे, जैसे मैंने रस्सी ऐसे ऐसे करी, तो रस्सी में धीरे धीरे एनर्जी तो दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन जो वहां के हर एक पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब देखो मैंने बोला कंप्रेशन रेयरफेक्शन होके पहुंचा कि नहीं? अब लेकिन अगर रस्सी हो और वाटर वेव हो तो उसमें कैसे चलेगा? ऊपर नीचे। अब बोलो बात समझ में आ गई? तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। ट्रांसवर्सल वेव्स ये दिखाएंगे, दिखाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो स्लिंकी वेव प्रोड्यूस करती है वो भी हो सकता है। पर सर वो हम कैसे कर रहे हैं उसको? वो तो स्लिंकी दोनों तरीके की करती है। नाउ वी विल सी ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव सबके अलग अलग नाम है। मैकेनिकल वेव का नाम है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, नाउ ट्रांसवर्सल वेव देखो जरा। इफ पार्टिकल्स ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जरा देखिए तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा क्या? जो पार्टिकल अभी इधर है, मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये नीचे भी जाएगा। देख लो, अगर नहीं देखा है तो यही फिर से देखो, ये पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ पर अभी नीचे भी नहीं हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा बोलो? अब ये नीचे चला गया, फिर से ऊपर नहीं जाएगा। पहले ऊपर गया और फिर वही कहाँ चला गया? नीचे। तो मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर रस्सी को ऐसे से कर रहा हूँ, तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं जा रहा। सो एवरी पार्टिकल कैसे जाएगा बताओ? वो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे होगा। अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे होगा, और आगे पीछे होता तो रस्सी टूट जाए। तो इस तरीके से ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव लिख दो। यहाँ पर भी एनर्जी ना लिखो, क्या लिखो? ये एक तरीके की वेव है। सर ये डायग्राम बनाना है, दिखा रहा हूँ, इसे आपकी मर्जी है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पहली बात तो जब भी मैं इन दोनों की ही बात करूंगा तो मीडियम में पार्टिकल होने चाहिए। क्या नॉन मैकेनिकल वेव्स इस तरीके की तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जो लाइट है वो स्ट्रेट जब मीडियम में आएगी लाइट तो वो ट्रांसवर्सल, जब मीडियम में आ जाएगी ना तो वो उस जो पार्टिकल उससे ऑसिलेट करेंगे वो परपेंडिकुलर करेंगे। तो लाइट इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर कोई किसी स्टार की लाइट स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो वहाँ कुछ नहीं करेगी, तो वो क्योंकि वहाँ तो कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन इफ इट एंटर्स इनटू मीडियम देन द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम स्टार्ट ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। समझ आई बात? तो मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में लाइट आगे जाएगी और पार्टिकल के मीडियम ऊपर नीचे। सो इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, जैसे मैंने ये बताया,
आप वाटर वेव का एग्जांपल अच्छा ले सकते हैं, या मैंने स्लिंकी करके दिखाया था, ऐसे ऐसे करके रस्सी करके दिखाई थी वैसे, और टीवी में भी दिखा देंगे दोनों सर तरीके तो उसमें मीडियम ऊपर नीचे हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल नहीं, अब चाहे तो किसी में वहाँ रस्सी के पार्टिकल होगा, तो रस्सी मीडियम रस्सी मीडियम के थ्रू, अब वहाँ पे सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर रही है, क्योंकि वो रस्सी के थ्रू चल रही ना एनर्जी। समझो, सुनो जरा, एक रस्सी को मैं तार से बांध दूं और रस्सी ऐसे से करूं तो कभी तार भी हिलने लगेगा थोड़ी देर में। तो बताओ यहाँ से एनर्जी उस तार तक कैसे पहुंची? क्या रस्सी के मीडियम से नहीं पहुंची? साउंड का जो है उसमें एयर, हाँ, साउंड के केस में एयर है, वो ये तो नहीं है कि मैं यहाँ से एक पाइप लगा के तुम्हारे कान में डाल के फिर वहाँ पे उसमें ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, वो तो नहीं है, एयर के माध्यम से जा रही है, ये एयर है। लेकिन बाकी वाटर वेव के लिए वाटर के पार्टिकल मीडियम है, रस्सी के लिए रोप मीडियम है, स्लिंकी के लिए स्लिंकी मीडियम है, जिसके माध्यम से एनर्जी जाए। सो जब मैं ये कह रहा हूँ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो। साउंड किसी भी सॉलिड मीडियम से पास कर सकता है। एग्जांपल भी सॉलिड में पे एक तरफ कान लगा, एक तरफ से आप ये देखो ना, अगले ही पे देख लो, एल्यूमिनियम में 10 मीटर। अरे कल अगले साल पिछले साल था ना, जब मैं बोल रही हूँ और नीचे से ऐसे। चलो, एक पार्टिकल ऑफ, सर से ज्यादा साउंड जो मीडियम में करते हैं वो सॉलिड है ना। सुनो, इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, इस सेंटेंस को पूरा करिए आर्यन। कोई बात नहीं, आहाना। If the particles of medium perpendicular to the direction of the propagation of wave, then it is transverse. चलो ये कर लेंगे। सर if particle of medium travels perpendicular, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास सौम्या है। if particles of medium particles of medium oscillate in the direction, देख लोगे सेंटेंस पूरा, जरा सी बात थी। If particle of medium oscillate perpendicular to the, ध्रुव इसके आगे का सेंटेंस पूरा करो। direction of डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, then such wave is called, सर उधर मीडियम में इधर वेव है। हाँ, if the particle of medium is मीडियम। the तो particle जब वेव है ना, वेव क्या होता है कि इफ एनर्जी इज मूविंग इन ए रिदमिक मैनर, तो उसे वेव कहते हैं। यानी कहीं वाइब्रेशन हो रहा है तो उससे वेव पैदा होती है। सर तो medium में वेव वेव मतलब वेव में एक एनर्जी है। कभी भी आप ये समझिए, समथिंग इज वाइब्रेटिंग, देन इट कंटेन्स एनर्जी एंड इट मूव्स इन मीडियम इन आइदर crest and trough compression or rarefaction or some rhythmic manner. तो if energy is transferred in a rhythmic manner, it is wave. तो longitudinal wave में देखो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, और उसकी वजह से जो वेव है वो एक स्थान से सर ये दूसरे पूछ स्थान रहे तक कि जाएगी। यहाँ पे मीडियम लिखा और वहाँ पे वेव लिखा। कहाँ पे लिखा है? if the particle of wave longitude पहली line सर कुछ भी लिख सकते हैं। मीडियम लिखो, पार्टिकल ऑफ मीडियम लिखो। हमें समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। समझ में आएगा? सो डायरेक्शन ऑफ देन सच वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेव। देखिए अक्षित, मुझे 3 एग्जांपल बताइए ट्रांसवर्सल वेव। साउंड वेव, चलो बहुत अच्छी बात है, अब ये बता देंगे अभिषेक। आपका तो खैर घर में गड़बड़ी है, ये बताएं। बोलो। और
रो तो बोला ना भी आपने, एक ही बात है। मोनोटोनस, जैसा कि अभिषेक ने बताया एग्जाम्पल कि स्लिंकी वेव, वाटर वेव, लाइट वेव, लाइट वेव और रोप वेव। समझ में आ गई बात? ये चारों कौन सी हैं? लॉन्जिट, ये ट्रांसवर्सल हैं। अब देखो, गिव एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। Non-mechanical, sorry, light of mechanical. So मैकेनिकल वेव, अक्षित मुझे मैकेनिकल वेव के एग्जांपल्स दो साउंड वेव, जिनको मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव, फिर स्लिंकी वेव, स्लिंकी वेव और वाटर वेव, सही बोल रहे हो, अच्छा बताया। रोप वेव, रोप वेव, और रोप वो वेव, नाउ नॉन मैकेनिकल वेव बताओ। तो लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव। नाउ अब फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन, हाँ, सर वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी चीज मतलब अगर आप उधर देख के बोल रहे हो तो आवाज आपकी उसकी डायरेक्शन में जाएगी, प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो फिर हमारे तरफ कैसे आएगी? इफ अगर आप अक्षर की तरफ बोल रहे हो तो हमारे पास वॉइस कैसे आएगी? पार्टिकल्स इन ऑल द मीडियम, जो पार्टिकल है यहाँ अगर है तो ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहाँ से जैसे हमने बोला तो पार्टिकल ऑसिलेट होकर जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ के पार्टिकल को ऑसिलेट करा दिया बाहर यहाँ तक के, तो वो चले जाएंगे। लेकिन हमारे पीछे जो खड़ा है उसके पास आपसे टकरा के जाएंगे। तो मतलब ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर वापस आपके तरफ भी आ रहा है। ये देखो, साउंड वेव फॉलो द रिफ्लेक्शन। नहीं, जितने एंगल पर तुम यहाँ से बोलो और यहाँ पे वो सृष्टि बोले, सृष्टि कान लगाने, तो अगर एंगल सेम है तो बिल्कुल इनको समझ में आएगा। बीच में किताब रख लें तो जब ये बोलेंगी तभी वो सुनेंगे, नहीं तो ऐसे सीधे भी सुन लेंगे। समझ आई बात कि नहीं? तो ये क्या, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसमें आएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर 30 डिग्री पर से यहाँ आया तो 30 डिग्री पे जाएगा, बिल्कुल बॉल टाइप। भाई आप ये समझ लें, ये देखो, अभी नहीं करो, अभी पढ़ाना नहीं, बाद में करवाई नहीं। जैसे लाइट में, हाँ, लाइट मतलब क्या था? भाई लाइट है यहाँ से देख कि लाइट में जितने पर है, ये पिन यहाँ देखोगे तो इसी ये ग्लास है तो 50 है और 50 पे है तो वो दिख जाएगा, उससे वो दिख जाएगा। तो ये दोनों, लाइट भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है और साउंड भी। बट अभी हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज फिल इन द ब्लैंक्स? सो साउंड इज, चलो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। लाइट इज Mechanical and sound is Sound is mechanical and longitudinal wave. Light is non-mechanical wave and transversal waves.
Slinky produces Dash both and dash. longitudinal wave and transversal wave And is a mechanical transfer. wave. अरे ब्रो दो है and is a mechanical wave. मैकेनिकल भी है कंटाप लगाऊंगी ना तो ट्रांसपोर्ट आ रहा है वाटर वेव इज नहीं ट्रांसवर्सल वेव दो है ट्रांसवर्सल वेव एंड मैकेनिकल वेव मैं क्या बोल रही हूँ एंड लॉन्गी ट्रांसवर्सल चल अब देखो इधर का हो गया। एक मिनट नहीं हुआ सेकंड ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड गिव अच्छा ये एग्जांपल्स ऑफ अरे टेस्ट है क्या? नहीं नॉन मैकेनिकल वेव ओके करा दो। वो आप लोगों ने ऐड भी सुना होगा जो ओके साबुन से नहाने का बड़ा साबुन अभी दिखाएंगे ओके साबुन का। सर ये दोनों जो सर ये फर्स्ट और टू पेपर में करना है पेपर देंगे आज का लोग की देर में आपको हो सकता है डिफाइन सर्टिफाइड नहीं अब जरा देखो सो साउंड किस किस तरीके की वेव है नहीं हाँ सर लिख लेंगे कीप क्वाइट तभी तो मैं मेरा भी माइंड काम करेगा ना बोलते रहोगे तो क्या काम करेगा। साउंड इज कैसा है मैकेनिकल वेव लाइट इज एकलव्य नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल स्लिंकी प्रोड्यूसेस longitudinal and transversal wave and is mechanical wave and is mechanical वाटर वेव क्या है इसमें तो पूरा और ये भी कैसा है मैकेनिकल और ट्रांसवर्सल सही है। अब इनके एग्जांपल खुद लिख लेना लिखवाए गए हैं। इनका तो हो गया चलिए सर एक सेकंड थोड़ा सा बढ़िया
परपेंडिकुलर में नहीं तुम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे देखो मैकेनिकल के जो है वो सेम मैं तो जल्दी स्टार्ट करके जल्दी Okay, keep quiet. बात नहीं करिए. Keep silence. वीडियो दिखाने आप ध्यान से सुनो तो कुछ ही लोगों की आवाजें आती हैं, वो चिर परिचित ही हैं. देखो वही लोग हैं. So, Slinky producing. वीडियो दिखा रहे हैं. ये. सर आप डार्क जानते So Slinky producing longitudinal wave. सर ड्रॉ करेंगे हाँ. सर आपको स्लिंकली लिखा हुआ है Slinky लिखो. Now. स्लिंकली प्रोड्यूसिंग इसका टेक्स्ट Slinky producing. Transversal wave. Okay. Now, what is transversal wave, Soumya? transversal एक second the particles of medium oscillating perpendicular to the propagation direction of the propagation Of wave. of What wave. is longitudinal wave? Now, आप बताएं. हाँ, Praveen. If the particles of a medium oscillates in the direction of propagation of wave, then such wave is called In the direction or along the propagation of wave. क्योंकि दोनों तरफ मूव करेंगे ना. दोनों चलेगा. चलो. Now, अब हम देखेंगे characteristics of sound wave. उसी के लिए. Character
ना जो साउंड वेव है, मुझे कैसे पता चला कि मैंने क्यों ये बात बोली कि ध्यान से सुनो तो कुछ ही आवाजें आती हैं, क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पढ़ाना था। तो मुझे पता चल गया कि ये इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है। तो मैं देख रहा था कि जो ये आवाज़ है इसमें श्रिल ज़्यादा है, कि इसमें पिच ज़्यादा है, कि इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ध्यान से देखी और सुनी। So how you can recognize that it is sound of your mother is calling or father is calling or your younger brother is making a call to you. So you can very well recognize. Even there is a mess of sound. बहुत सारे लोग भी बोल रहे हों तो भी मैं जिसका जो क्वेश्चन हो मैं सबको एक साथ सुन के सबको अलग अलग भी आंसर दे सकता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हर एक की अपनी अपनी साउंड क्वालिटी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो हर एक की पिच अपनी अलग होती है, वो सब हम डेफिनेशन पहले समझें। हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस। नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जैसे आप अपने बुक में देखें तो हाउ इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। साउंड कैन बी frequency, amplitude, speed. यस। नाउ देखिए तो सर मुझे ना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें भी कौन सा आता है सर मैं लास्ट में बहुत कंफ्यूज हुई थी। जब पढ़ेंगे तो आएगा। नाउ sound waves can be characterized by 5 characters. What are these? Frequency, amplitude, speed, shrillness and pitchness. That is amplitude or wavelength. B. Amplitude. C. That is time period. Frequency. सर वेवलेंथ से कैसे हैं? वेवलेंथ से कैसे पता लगेगा? Velocity. अच्छा ठीक है। अभी भी बताया ही कहाँ? आप पढ़ के देखो वेवलेंथ लिखा। ठीक है। So wavelength. वेवलेंथ देखिए। The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called wavelength. The distance between consecutive crest or consecutive trough. लगातार बात करना है बस इसी में। consecutive trough is called wavelength. जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, तो 5 में दी ना, पहली वेवलेंथ नहीं है तो हम पहली वाली पहले पढ़ाएंगे, 5वीं पहले करें। 5 थी ना, 5 को पहले अभी हम और लिखा देंगे, पहले 5 तो पढ़ो। 5 ही तो है। हाँ तो कह रहे सर 5 ही क्यों है? उनका प्रश्न कुछ और है। अब देखो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? लैम्बडा। सर ये क्या है? लेटर।
ग्रीक जो ये वाला है ग्रीक जो तो यानी अगर आप देखें तो लैम्बडा दैट इज ग्रीक लेटर है, ये क्या दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है या दो ट्रफ के बीच की भी डिस्टेंस हो सकती है, और क्या वो सेम होगी? सर कंसेक्यूटिव मतलब बगल में लगातार आने वाला। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? जो लगातार आए। जैसे मैंने दो वेव बनाई है, तो दो वेव में मैंने एक वेव ऐसी बनाई है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस वाले केस में एम्पलीट्यूड ये वेवलेंथ ज्यादा है और किस वाले केस में कम है? दिख नहीं रहा सर एक मिनट ट्रफ वाला कम है और ऊपर वाला ज्यादा क्रेस्ट वाला ज्यादा है। चल सो इक्वल फर्स्ट अब ये जरा देखो कि यहाँ से ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा, यानी ये जो ऊपर वाला है उसमें लैम्बडा ज्यादा कि नीचे? ऊपर वाला ऊपर वाले में लंबा। सो वेव हैविंग मोर वेवलेंथ एंड वेव हैविंग लेस वेवलेंथ, या फिर समझ लो कि द लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये देखो क्या ये एक वेव है, तो ये इसकी जितनी भी लेंथ है, अभी आपने क्या डेफिनेशन बोली लेंथ ये बात समझ आई? फिर से समझो, इसकी जो लेंथ है वही इसकी भी होगी। हाँ क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन से हमने कट कर लिया और उतना आगे बढ़ नहीं गए। तो मतलब दो क्रेस्ट ये पोर्शन यहाँ से हमने लिया और यहाँ इतना आगे नहीं बढ़ गए। The length of a wave is called वेवलेंथ। सर ये जैसे दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होगी वही पूरे सर ये ज्यादा बेटर लग रहा है। वही एक वेव की लेंथ है, उसको भी लैम्बडा लिखा, इसको भी लिखा, इसको भी। फिर समझो, लेकिन जो अर्पिता कह रही, क्या आपने सुना? वो कह रही है the length of any two points in same phase, जो बिल्कुल एक जैसे फेज हो, ये इधर है और ये भी इधर आता हुआ और ये भी इधर आता है, तो भी लैम्बडा है। वो बात सही है? हाँ क्योंकि सर यहाँ से वो माइनस हो रहा है तो 10 प्लस ये भी नीचे जा रहा है, वो भी नीचे जा रहा है। फिर से समझो, सबकी सब सेम है। फिर से समझिए, व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between सही है? हाँ, तो ये लिखो कि वेव सर इतनी सारी लाइक है तो डेफिनेशन भी एक ही है, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ट्रफ, और ये भी एक कंप्लीट वेव है, तो उसकी तो लेंथ वेवलेंथ होगी। तो आप चाहे इसको मेजर करो और या फिर किसको मेजर करो, दो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच में, क्रेस्ट से क्रेस्ट को, वही चीज जो इतनी एक्स्ट्रा यहाँ से काट लो, यहाँ जोड़ लो तो उतनी हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए हम लिखेंगे, डेफिनेशन ये मानी जाती है। और नहीं तो जब लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सब क्रेस्ट। दोनों मिलाकर लिखेंगे। लिखना भी यही लिखना है। तो वेव विद मोर वेवलेंथ, और ये क्या है बताओ? वेव विद, ये कैसा है? लेस वेव। मान लीजिए कि इतनी बात नोट कर ली आपने, तो अगर बनाने को कहा जाएगा, ये हाइट सेम है दोनों में, यानी जो अपनी मीन पोजीशन से वेव मैक्सिमम कितना जाती है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ऊपर वाला जाता है, ऊपर या नीचे, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। समझो जरा इस बात को। मान लो कोई वेव है ये, तो यहाँ पर इसमें ये मुझे बता दो कि ये मैंने इसको ऑसिलेट करा दिया, तो अभी इसको मैंने डिस्प्लेस किया और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो अभी एम्पलीट्यूड ज्यादा है कि अभी? अभी
तो इस तरीके से वेव अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ जितना जाती है उसे क्या कहा अच्छा जाता सर, है? ये वाली हाइट परपेंडिकुलर जो है एम्पलीट्यूड। और मीन पोजीशन इसकी क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुई तो जितना ये इधर गई, ये यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है मीन से। यहाँ रुक जाए, मीन से चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, समझ आ गई बात? तो क्या इन दोनों में दोनों का ही एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिया है? सारे फीचर सेम लिए, सिर्फ बदला क्या है हमने? वेवलेंथ। तो मैंने इसे दबा दिया तो वेवलेंथ कम हो गई कि नहीं? अच्छा, अब जरा देखो कि इतनी बात आपने नोट कर ली, इतना ही रखो आज के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद एवं आपका दिन बहुत